को ज्वाइन करो, कोई और आया है? अवनी नहीं आई आज। तो कई तरीके के बच्चों कंस्ट्रेंड होते हैं मोशन में। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड होता है, नॉर्मल कंस्ट्रेंड होता है, वेज कंस्ट्रेंड, है ना, अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रेंट इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम उसको आपको बताएंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि मोशन जब रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ सिंपल सरल बातें कर लेते हैं। जाती, तो हम कहते हैं ऐसा है, जैसे कि सिंपल बात है ये ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं आ सकता है क्या? ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मोशन, तो ये हमें पता है कि डाउनवर्ड नहीं आएगा, राइट में ही जाएगा। तो डाउनवर्ड ना आ पाना ये भी एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है इसके horizontal डायरेक्शन। तो हमने कहा कि भाई ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी, इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हमको पता है कि ये ब्लॉक अगर 2 मीटर नीचे आया है तो इसे 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा ना। इसका मोशन और इसके मोशन में एक रिलेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, समझ रहे ना? तो इस प्रकार का मोशन भी हम कहते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन है। यहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रही है। जैसे ये बॉडी अगर नीचे जा रही है तो एक तरह से ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रही है, जिससे ये बॉडी ऊपर जा रही है। तो एक प्रकार से ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप नीचे नहीं जा सकते, नीचे तो मैं जा रही हूं, आपको ऊपर आना पड़ेगा, है ना? बस कुछ सरल होते, ये वाले कंस्ट्रेंट पे हम बात नहीं करते, क्योंकि सरल साफ साफ दिख रहा है कि यार सीधे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो जितने इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा डाउनवर्ड, उतनी इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड। कुछ थोड़े डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ जाती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन जिनमें हम डिफरेंट ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। अभी तक हमने केवल वही क्वेश्चंस किए हैं जिनमें अलग अलग बॉडीज की, मल्टीपल बॉडीज हमारे सिस्टम में होती थी, परंतु उनके एक्सेलरेशंस और उनकी वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड क्या हो रहे थे? इक्वल हो रहे थे, है ना? मैं अभी बताता हूं कि कैसे कर। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आप समझेंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, आपसे कहा कि एक बॉडी यहां पर लटका दी और ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना, इसको एक पुली से कनेक्ट कर दिया जो कि मूवेबल पुली है, और इस पुली के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया ऐसे और एक एंड पे बॉडी लटका दी ऐसे। ये जो पुली है, ये वाली तो फिक्स्ड पुली है, पर ये मूव कर सकती है पुली। बताओ भाई। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, जितना ये बॉडी मान लेते ऊपर जाएगी उतना ही ये पुली के सेंटर से कनेक्टेड है ना, उतना ही ये पुली नीचे जाएगी। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इस बॉडी का मूवमेंट होगा वही मूवमेंट इस बॉडी का होगा? बिकॉज इसकी तरह डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या इसकी तरह सिंपल कनेक्शन भी नहीं है। यहां पर हर बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सीधे इक्वल जाएंगे। इसका मतलब है ये देख के फीलिंग आ रही है कि सर जी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जरूरी नहीं कि सेम हो। तो सर जी इसका एक्सेलरेशन
और इसका एक्सेलेरेशन जरूरी नहीं कि सेम हो, अलग अलग हो सकता है। बताओ भाई, जिस तरीके से समझा रहा हूं सुनते चलो, कनेक्ट कर ले जाओगे क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाने क्या वाला हूं आज। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन अलग अलग है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, क्योंकि ऐसा आभास हो गया हमको कि मास अलग अलग। 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट में आया। आज तुम लोग के लिए बहुत बढ़िया क्विज लाया हूं। यहाँ से निकल देखा था अगर मतलब कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ये नीचे आ जाता है। बस एक तभी तभी जैसे मेरे पास अपने पहिए चढ़ लेते इसलिए तुरंत कर लेते। क्या चाबी को कहाँ चाबी को सबसे बोलते नहीं भाई, ये 3 + 4 क्या
सर आपका माइक म्यूट पे है। सर आपका माइक म्यूट पे है। अरे यार हद। ठीक है, तो यस आ गया। यस सुधर जाओ बेटा, है ना, तो सुधर जाओ बेटा। तो हम ये कह रहे थे कि इसमें अगर हमें न्यूटन्स लॉ लगाना हो, हम सॉल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो देखो इसमें इस वाले ब्लॉक अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी मानेंगे, ये यहाँ पे टी होगा टेंशन, यहाँ पे फिर टी बाई टू होगा। अरे मेन आर्म में टी मान लिया, तो बेटर है कि हम टी2 में परेशान हो जाएंगे, तो हम इसको टी मान लें। तो अगर इसको टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2t। अब आप देखो ये ब्लॉक पे वेट ऐसे लगेगा, अभी मैं बस बता रहा हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं ये कह रहा था ना। ठीक है, ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो बेटा न्यूटन्स लॉ क्या लिखेंगे, 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1 लिखेंगे ना। इतना एहसास हो गया था कि इन दोनों बॉडी में इक्वल मूवमेंट नहीं होगा, वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी, एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा। तो अगर अलग अलग है एक्सेलरेशन और हम सिंपल न्यूटन्स लॉ लिखें तो क्या दिक्कत आएगी, हम वो समझाने वाले हैं। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इस तरह से न्यूटन्स लॉ लिख लिया, ये नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा जरा, m2g माइनस। अब तुम ये देखो बेटा कि यहां पर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 कहां हो गए, a1 a2 और t, 3 वेरिएबल है। तो इक्वेशन कितनी है, 2। क्या सॉल्वेबल है, अरे 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल कैसे निकाल सकते हो, अरे 3 इक्वेशन तो चाहिए कम से कम, बताओ भाई। इसका मतलब है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, ये मोशन सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या मतलब है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है हमारे। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, माना कि इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, पर कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं, तो रिश्ता तो है कहीं ना कहीं दोनों में। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इक्वल तो नहीं है मैग्नीट्यूड, पर रिश्ता जरूर होगा, समझ गए ना। अगर हमें यह पता चल जाए कि a1 a2 में रिश्ता क्या है, मतलब a1 a2 में एक रिलेशन और पता चल जाए, लाइक a1 इक्वल टू 2a2 या a2 इक्वल टू 2a1 या 4a1, इस तरह का कोई, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों हम उसी इक्वेशन, इन दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, यही पढ़ने वाले। उसी को जब हम इक्वेशन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग्स एंड पुलीज। बात समझ में आ रही है। तो हम कंस्ट्रेंट मोशन के इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, मैं इसके लिए आपको कई मेथड बता सकता हूं। एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है या लेंथ मेथड होता है, एक टेंशन मेथड होता है जिसे एनर्जी मेथड भी कहते हैं, एक कुछ मेथड्स और होते हैं। मैं आपको 4-5 मेथड बता दूं, पीएचडी करवा दूं, आप नेता समझने लगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको 2 मेथड पढ़ाऊंगा वैसे, एक टेंशन मेथड और एक लेंथ मेथड, और वेज में वेज वाला और नॉर्मल कंस्ट्रेंट वो सब तो बाद में आएगा। फोकस करना है हमको टेंशन मेथड पे, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ मेथड काफी लेंदी होता है, वो कोई भी बच्चा नहीं लगाएगा ना, इतना बल्कि क्वेश्चन आता है जेईई में कभी पुली वगैरह पे कंसेप्ट, लेकिन बता दूंगा मैं आपको लेंथ मेथड भी, लेकिन परेशान नहीं होना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें लेंथ मेथड आपको बहुत सरल होगा, वो जस्ट आप देख के बता पाओगे कि हाँ ये देखने से ही पता चलेगा। तो आज हम पूरी तरह से टेंशन मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग हमारे भारत में टेंशन ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं किसने ट्रिक कह दिया, हालांकि वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल मेथड है। उस मेथड की हेल्प से हम ये जानेंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स या इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें डिफरेंट ब्लॉक्स की वेलोसिटीज अगर अलग अलग हैं तो उनमें क्या रिलेशन है, उस इक्वेशन को हम डिराइव करना सीखेंगे यूजिंग टेंशन मेथड। बात समझ में आ रही है। वो मेथड कहां से आया, उत्पत्ति उसकी कहां से हुई, वो मैं थोड़ा सा आपको एंड दे देता हूं, ताकि आपको एकदम ये न लगे कि सर ने रटाई दिया हमको, है ना। तो थोड़ा समझा देते हैं कि कहां से आए। तो ये सब मैं मिटाने वाला हूं, आपके काम का कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो कंस्ट्रेंट मोशन में आप लिख सकते हो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस मेनली हम यहां पर उसको बोलेंगे, उस इक्वेशन को जो दो मल्टीपल ब्लॉक्स जो पुली और स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं उनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन आएगा
उसे हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए टेंशन मेथड बताता हूं। टेंशन मेथड क्या कहता है? टेंशन मेथड ये कहता है, देखो बच्चों ध्यान सुनो, किसी भी सिस्टम में जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे होंगे, ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी से निकल के आता है, और वहां पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि अगर किसी सिस्टम में डिफॉर्मेशन ना हो या रिफॉर्मेशन ना हो, मतलब बॉडीज में पिचक ना रही हो, थ्रेड्स में एक्सटेंशन ना हो रहा हो, ठीक है ना, अगर सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं है, रिफॉर्मेशन नहीं है, तो सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनका नेट वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पर बच्चों वहीं से ये मेथड निकलता है कि अगर हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग है, क्या है, सारी की सारी स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। तो अगर इनएक्सटेंसिबल है तो उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में वर्क डन बाय ऑल इंटरनल टेंशंस जो होता है बेटा, वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं वर्क डन क्या होता है। सबको पता है यार, इतना तो क्लास 10th में पढ़ा है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होता है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इतना तो वेक्टर में पढ़ाया है मैंने, और एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो ना। ये वर्क डन होता है। और अगर फोर्स वेरिएबल हो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, छोड़ो अभी वेरिएबल नहीं बताएंगे, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है, ये सब वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाएंगे। पावर जो होती है ना, पावर किसी पावर ऑफ ए फोर्स जो होता है ना बेटा, ये रेट ऑफ वर्क डन होता है, dw बाई dt बोलते हैं इसको। और किसी फोर्स की पावर आती है F डॉट v, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट बनता है। कैसे आता है सारी बातें पता है, अभी आपको ये यूज नहीं करना है। तो किसी फोर्स की पावर होती है F डॉट v। तो अगर कोई फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है तो उसका रेट ऑफ वर्क डन भी जीरो होगा। अगर वो छोटे छोटे स्टेप में भी अगर हम देख रहे हैं उसके द्वारा कोई वर्क डन ही नहीं है, तो वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, ये dt क्या है? छोटा सा टाइम इंटरवल है। dw क्या है? उस छोटे से टाइम इंटरवल में किया गया वर्क डन है। तो dw बाई dt रेट ऑफ वर्क डन, इसे इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ए फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का पावर F डॉट v होता है। तो यहां पर अगर हमारे इंटरनल टेंशंस का वर्क डन अगर जीरो है बेटा, इंटरनल टेंशंस हम उनको बुला रहे हैं जो दो ब्लॉक्स के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग है, उसको हम इंटरनल टेंशन कह रहे हैं यहां पर। जैसे कि हमने कहा कि एक पुली है हमारे पास और ये एक स्ट्रिंग है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये 2m है, ये 3m है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। और मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे कहा जाता है फाइंड आउट एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस मेथड का भी इस्तेमाल करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां जहां इसका यूज होगा मैं उसके लिए भी अभी आपको बताऊंगा, बहुत सारे सवाल ले जाऊंगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करना होता है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन आल्सो। अब इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है, तो आपके मन में क्या प्रोसेस होना चाहिए? आप सबसे पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो यहां से टी कर रहे हैं, ये टी है, ये टी है, तो यहाँ 2t आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब यहाँ t मान लोगे तो ये t/2 करना पड़ेगा। तो रुक जाना कि अरे फ्रैक्शन में नहीं लेते, गलत नहीं है, वो भी उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है थोड़ी। ये t है, ये 2t है, इसका वेट है 2mg, इसका वेट है 3mg। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना,
एक तो डायग्राम देख के, दूसरा तुम ये देखो इस पे टेंशन टी इसके टू, और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है स्ट्रिंग से, ये पुली मूवेबल है, तो ये फोटो देखते ही फील हो जाएगा कि एक्सेलेरेशन इक्वल तो नहीं है। अब किसी मूर्ख ने ए इसका मान लिया, ए इसका मान लिया, तो वो तो वहीं गलत हो गया। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ये डायग्राम देख के फील नहीं कर पाएगा कि एक्सेलेरेशन अलग अलग है? क्यों बे, जिनमें एक्सेलरेशन इक्वल होता है वो तो अलग से नजर आता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन नजर आता है ना। आप देखो ना, स्ट्रिंग घूम के यहाँ पे गई है, फिर ये पुली है, उससे बॉडी कनेक्टेड है। और जब भी ऐसा टेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो, एक पे टी, एक पे 2t, एक पे 4t, इस तरह से, तो समझ जाना यार, स्ट्रक्चर देख के समझ जाना कि एक्सेलरेशन अगर हम, अब दूसरी बात सुनो, इक्वल होगा तो भी निकल आएगा। अगर 100% श्योर ना हो कि एक्सेलरेशन इक्वल है तो अलग अलग मानना। अगर मान लो तुमने अलग अलग मान लिया तो अपने आप निकल आएगा अगर इक्वल होगा, A1 = A2 आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या इस फोटो को देखकर फील हो जाएगा तुमको कि एक्सेलरेशन अलग अलग माने? तो अब किसको नीचे मान, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऐसा? ये तो मूर्ख हो रहे कि दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो तुम्हारा मन करेगा 3m मास की बॉडी है, ये नीचे जाएगी तो इसका A2 नीचे मान लिया, ये A1। हालांकि तुम ये गलत मान रहे हो। अब देखो ये भारी बॉडी है, अब 11वीं के बच्चे हो, नालायक हो वो भी ऊपर से, तो 11वीं के बच्चा क्या सोचेगा पहले, अरे भारी वाली बॉडी है, क्योंकि इससे पहले तो हम वही पढ़ते रहे, लेकिन उसमें डायरेक्ट एक स्ट्रिंग होती थी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे 2t है। तो लेकिन मान लेते हैं, चलो ये मन में विचार आ गया आपके कि भारी वाली बॉडी है तो इसे नीचे जाना चाहिए, हल्की वाली ऊपर जाना चाहिए। हालांकि यहाँ गलत है, यहाँ उल्टा होगा मुझे, पर अगर ये गलती आपने कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर में a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मान लो A2 की वैल्यू -4 आ जाती है, तो आप आंसर, वही आंसर होगा, आप आंसर लिख देना, इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड² होगा, ऊपर की तरफ होगा। नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब मैंने नीचे माना था, नीचे नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, पर 4 ही होगा। इसलिए इस बात की भी चिंता ना करो कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे, पर हम तुम्हें सिखा देंगे कि अगर सच्चाई जाननी हो बिना सॉल्व करे तो सच्चाई कैसे जानेंगे, पर सच्चाई बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इस बात की, हाँ, अगर 2 से ज्यादा बॉडी है तो फिर आप नहीं बता पाओगे पहले से। 2 बॉडी में आप बता सकते हो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर। बातें सुनना बहुत ध्यान से। तो पहली बात तो A1 A2 मान लो, जिधर मर्जी है उधर मान लो। आप अगर पागल हो, मान लो आगरा से आए हो सीधा, तो दोनों का डाउनवर्ड भी मान सकते हो, तो भी गलती नहीं है, लेकिन जो मानो उसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ लिखो। अगर डाउनवर्ड माना है तो फिर 2mg - t = 2ma लिखो। ये नहीं कि 2mg माने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और लिख रहे हो t - 2mg, तब तो बेटा फिर आगरा जाना पड़ेगा वापस, इंसानों के बीच में तो रह नहीं पाओगे। तो अब पूरी बातें सुन लो मेरी। सबसे पहले फोटो देखेंगे क्वेश्चन की, फील कर लेंगे कि एक्सेलरेशन अलग अलग लग रहा है। इस बात की मेरे को गारंटी नहीं लग रही कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा कि नहीं होगा, डाउट है। तो हमने दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मान लिया, एक का A1 एक का A2। फिर हमने एक का ऊपर मान लिया एक का नीचे, जो हमें फील हो रहा है हमने उसके हिसाब से मान लिया। अगर हमें ज्ञान नहीं है, वैसे ज्ञान की प्राप्ति दे देंगे आपको अभी। हमने इसको नीचे मान लिया, जो माना है उसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ लिख दो। इसे ऊपर माना है तो क्या लिखेंगे, t - 2mg = 2ma1। ठीक है बेटा, और ये नीचे जा रहा है तो इसको क्या लिख दोगे, 3mg। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है परंतु वेरिएबल 3 है। तो अगर 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें कंस्ट्रेंट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ? यानी कि तुमको टेंशन मेथड या टेंशन ट्रिक लगा करके A1 A2 में रिलेशन निकालना है। तो देखो ये t ऊपर है, A1, तो सीधे डायरेक्ट लिखेंगे t × A1। हालांकि t × V1 आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, पर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ले लेना। ठीक, ये टेंशन देखो, बॉडी पे टेंशन ऊपर लग रहा है कि नहीं, बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे माना है, तो क्या लिखेंगे, -2t A2 = तो यहां से क्या आ गया, A1 = 2A2। तो बेटा जो ये A2 है ना, ये जो A1 है ना, इसको हम लिखे दे रहे हैं = 4ma1। हो गया कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिख दिया t - 2mg = 2ma1 था,
इसमें A1 को 2A2 रख दिया तो 4Ma2 हो गया कि नहीं? यस या नो? अब हम इस इक्वेशन को, चूंकि T से T उड़ाना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ जोड़ दूंगा, कोई परेशानी? तो जब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2T हो जाएगा, इस 2T से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3mg रहेगा, ये -4mg हो जाएगा, तो 3mg - 4mg। राइट में आइए देख लेते हैं, राइट में 4Ma2 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 और 3 11, A2 की वैल्यू आ रही माइनस का g/11 और A1 है 2A2, A1 है -2g/11। आप जैसे नेगेटिव देखोगे आप समझ गए, अरे ये तो घोर अपराध हो गया, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन हमने गलत मान ली थी। भारी वाली बॉडी दरअसल ऊपर जा रही थी, हल्की वाली बॉडी, लेकिन परेशान ना हो, आपका आंसर नहीं गलत होगा, आंसर यही है, बस आपकी क्या गलत है? डायरेक्शन। तो आंसर लिखते वक्त लिख देना कि एज द आंसर इज नेगेटिव, सो जो डायरेक्शन एज्यूम करी है उसका उल्टा होगा। सो दिस बॉडी बी will be moving upward with acceleration g/11 and this body will be moving downward with acceleration 2g/11। अब मुद्दा उठता है कि चलो भैया ठीक है, फिर टेंशन निकालने के लिए क्या? तो सुनो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, थोड़ा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा ही लगाओ। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, सर मेरा रॉन्ग आया है, राइट क्या होगा? +g/11। फिर A2 की वैल्यू +g/11 रख के, इसमें A2 की वैल्यू +g/11 रख के टेंशन निकालने रखते हैं। अरे भैया तो सब बदलनी पड़ेगी फिर उस हिसाब से, है ना? इसका मतलब है सारे कैलकुलेशन एज इट इज करो, नेगेटिव आया है तो नेगेटिव, आंसर लिखते वक्त बस डायरेक्शन बदल दो कि सर जी देखिए नेगेटिव आया था पर ये हमने नीचे माना था इसलिए ऊपर जाएगा, यही बात समझ में आ रही है? लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, क्योंकि उन इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, एकदम करेक्ट आंसर देगा, टेंशन ये चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक? क्योंकि जो माना है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें आप कहीं पर भी A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको टेंशन की वैल्यू, आप टेंशन निकाल लेंगे, आपका टेंशन का अगर आप तो आप करेक्ट आ। तो आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन का, जो मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहा हूं, उसका ये रोल है कि बिना इसके आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सभी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन्स लॉ लिखना है और एक इक्वेशन लिखनी है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जो उनके एक्सेलरेशंस में रिलेशन बताएगी। उसके लिए मैंने आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता दिया है, लेंथ मेथड में जितना टाइम पूरे सवाल में नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम में आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया ऐसे ही लगाती है 90% सवालों को, वो 5% सवाल जिनमें ये थोड़ा सा तकलीफ होगा उनके लिए मैं आपको अलग से अस्त्र प्रदान करूंगा, ठीक है? सर तो चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। यस, कोई कुछ कह रहा है? हाँ बच्चे, एक्सप्लेन कर दीजिए थर्ड इक्वेशन कैसे आई? क्या कैसे आई बेटा? सर थर्ड इक्वेशन। हाँ सुप्रीत, थर्ड इक्वेशन में ऐसे याद रखना है कि टेंशन का एक्सेलरेशन से डॉट प्रोडक्ट लेना है सुप्रीत, है ना? यस सर। देखो ये ऐसे होता है ना कि अगर इसकी वेलोसिटी में v1 मानूं और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड v2 मानूं तो इस पे टेंशन की पावर होगी tv1 और इस पे होगी -2tv2 = 0। यस सर। तो v1 = 2v2 रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इसको टाइम के रिलेटिव में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, तो टाइम ये dv1/dt हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन और dv2/dt हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन = 0। तो ta1 हो जाएगा, ये -2ta2 हो जाएगा, यस सर। -2ta2 a1 = 2a2 हो जाएगा। तो हमने एक डायरेक्ट तरीका आपको बताते हैं, अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो सुप्रीत, यस तो t × a डायरेक्ट प्लस साइन के साथ लिखना, टेंशन को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ लिखा है t × a1। और अगर बॉडी पे लगने वाला टेंशन बॉडी के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, यस सर। तो 2t × a2 और cos वर्टिटी की वजह से माइनस आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है टेंशन 2t × एक्सेलरेशन और समेशन को 0 कर देना है, ठीक है? यस सर। लिख लिया सभी ने? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए आपको मैं ये बता देता हूं, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आता है आपके 11th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो वो इतना सॉल्व नहीं करवाएगा, इतना ही पूछ लेगा
विच बॉडी विल मूव अपवर्ड, विच बॉडी विल मूव डाउनवर्ड। तो बिना एक तरीका तो ये लंबा चौड़ा है कि सर जी पहले पूरा सॉल्व कर लेंगे, मान लेंगे पहले, फिर सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया। अब हम पूरे इतनी छोटी सी बात बताने के लिए पूरा सॉल्व क्यों करेंगे? और अगर सॉल्व करना ही है तो इसमें समय क्यों बर्बाद करना कि कौन किधर जाएगा? अगर नहीं समझ आ रहा तो फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व तो वैसे भी करना है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इतना ही पूछे कि भैया कौन ऊपर जा रहा है, तो फिर सॉल्व करना बेवकूफी। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। और सुनाते हैं बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, बड़ी सरल बात है। टेंशन का रेशियो देखा जाता है और मास का रेशियो। ऐसे दिखाएंगे तो टफ लगे। और सरल तरीका देखो, किसी एक बॉडी को मान लो कि इक्विलिब्रियम में है, मान लो कि चल ही नहीं रही है, मान लो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मान लिया। अगर ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, यहीं रुकी इक्विलिब्रियम में, सोचो बस लटका दिया, यहीं रुकी हुई है, तो इसका टेंशन इसके 2 mg के बराबर होगा। अगर ये टेंशन 2 mg के बराबर होगा, यहां कितना लगेगा 2t, और 2t कितना होगा 4 mg, और ये कितना है तो 4 mg 3 mg से बड़ा होगा, ऊपर घसीट ले। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कहां जाएगा? इसका 2 mg इसके लिए कितना असर दिखाएगा 4 mg के बराबर, क्योंकि टेंशन डबल हो रहा है ना यहाँ पे। उल्टा भी मान सकते सर, इसको इधर से मानेंगे सर, इधर आओ मान लो। अगर इसको रेस्ट पे मान ले, मानने के लिए कहा है नहीं, अगर इसको मान ले रेस्ट पे तो 2t कितना होगा 3 mg, t कितना हो जाएगा 3/2 mg, 3/2 यानी 1.5। यहाँ 1.5 mg ऊपर लगेगा, ये 2 mg नीचे लग रहा है, कौन बड़ा? तो ये नीचे आ जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। है एक को रेस्ट पे मान के दूसरे पे देख लो किधर मोशन हो रहा है। जब दूसरे का देख लिया तो इसका भी हो गया खेल। अरे हो गया कि नहीं? छोटी छोटी बातें हैं। क्यों बेटा, आज तुम कजरा मोहब्बत वाला लगाए हो, क्या बात है? अच्छा हाँ, सुबह वाला छूटा नहीं होगा, नहाया नहीं सही से? रात में मम्मी लगा दिया था क्या, आंखें बड़ी हो जाए? हमने भी यार 7th 8th तक खूब लगाया काजल। पहले बच्चों को लगाया जाता था, हम लोग 7th तक तो नहीं, 6th 5th 6th तक लगाया होगा। पहले लगाते थे, पहले कॉमन होता था एक्चुअली काजल। अब लोग नहीं लगाते हैं, अब डॉक्टर साहब मना कर देते हैं काजल मत लगाओ। नहीं, हमें लगा वरुण काजल वाजल लगा के आया, ऐसा तो नहीं रिश्ते विश्ते वाले आ रहे हो? क्यों वरुण? नवरात्र भी आने वाली है ना, त्योहार कोई चल रहा है ना? क्यों वरुण बताओ? गणेश चतुर्थी, रिश्ते वाले तो नहीं आ रहे तुम्हारे? अरे तुम लोग नहीं, हम हमें मौज लेने तो अकेले, तुम लोग भी लोगे, रुलाओगे क्या उसको? अभी पढ़ेगा लिखेगा वो, देश का भावी इंजीनियर बनेगा, तब शादी वादी करेगा। चलिए तो आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, फटाफट देखेंगे। चलो फटाफट, पहले तुम कंस्ट्रेंट मोशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी डाउनवर्ड 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी बतानी है।
फाइंड आउट रिलेशन। आ गया बेटा? देखो यहाँ पे टेंशन, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे कम यहीं पे होगा। टेंशन टी मान लेते हैं, इसमें टी होगा, राइट? इसमें कितना हो जाएगा? फिर ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, इसमें टेंशन 2t ही रहेगा, राइट? और इसमें कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा। इसमें कितना आएगा? 4t। ठीक है, देखो यहाँ टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो ना सब? आओ अब इसको देखते हैं। तो 4t और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में मान लिया हमने, 4t इंटू वी। ये वाली बॉडी देखो कितना है? 2t इंटू 5। ठीक है, ये अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लिखेंगे। -t इंटू 6, इससे ये भी अपोजिट है। t को कॉमन ले लो, 4v। देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता। 3 की वेलोसिटी दे दी, चौथे की पूछ लो। इसमें बताओ, देखो इसमें अगर टेंशन P मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक ये टेंशन T, देखो ये वही स्ट्रिंग घूम कर आ रही है, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है बेटा। ये मेन आर्म है, इसमें टेंशन कितना होगा? 2t। देखो ये टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे? t इंटू v1। इसमें भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे? t v2। इसमें 2t ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, तो माइनस v इक्वल टू 0। तो v क्या आ रहा है? v1 प्लस v2। बताओ भाई,
नहीं समझ आ रहा? हाँ, सेम इसी तरह से एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे, डायरेक्ट लिख लेना वो भी। बताओ भाई। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। ये मास m है, ये मास 2m है, ये मास 3m है। फाइंड आउट एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। क्या आप करना चाहोगे इसको? अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लो। जैसे मान लो कि ये बॉडी ऊपर जा रही है A1, ये बॉडी मान लेते हैं नीचे जा रही है A3 और ये ऊपर जा रही है A2। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात और समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, नालायकों आओ देखो। हो सकता है आप में कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है, तो आप इसे सेम मान लें। ऐसी गलती ना करिएगा। ये पुली फिक्स्ड नहीं है। ये पुली देखिए, ये इस धागे से बंधी है ना, तो ये पुली मूव कर रही होगी। क्या इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे? ऐसे फील करके बताइए। ऐसा नहीं, देखो क्यों सेम नहीं होंगे। अगर ये पुली फिक्स होती, बिल्कुल सरलता से देखा करो, अगर ये पुली फिक्स होती बिल्कुल यही होती, तब ये 2 मीटर ऊपर जाती तो ये 2 मीटर नीचे आती। लेकिन आप सोचिए, पुली भी तो मूव कर रही है। अगर मैं यहां पर कुछ क्लैंप लगा दूं, कुछ बांध दूं, इस स्ट्रिंग को स्लिप ना करने दूं, प्लीज ध्यान से देखो, तो पुली जितना नीचे जाएगी उसके कारण ये बॉडी भी उतनी नीचे जाएगी, ये बॉडी भी जाएगी। अगर ये स्लिप ना हो रही हो, बस यहां मैंने कुछ बांध दिया, सपोर्ट दे दिया, अभी ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल बॉडी की तरह ऐसे लटकी रहेंगी। बस ये जब पुली नीचे जाएगी तो उतना ये दोनों नीचे जाएंगे। लेकिन ऐसा दोनों चीजें नहीं हो रही। बहुत ध्यान से देखो यार, कलम मत चलाओ, मैं कह रहा हूं सुन लो यार। गुस्सा ना दिलाओ बेटा, साल में एक ही आध बार गुस्सा होता हूं मैं, रोज रोज गुस्सा दिलाओगे कैसे? बीमार हो जाऊंगा मैं गुस्सा कर करके। काम की बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं होता मैं क्यों बताता। ये तो करो, अभी कल को सॉल्व करोगे ए और ए मान लोगे, फिर कहोगे सर इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा था, सोचो ऐसे इमेजिन करो कि इस पुली के रिलेटिव में जितना ये ऊपर जाएगी उतना ये ब्लॉक नीचे आएगा। क्योंकि अगर पुली को स्टेशनरी माने, पुली के रिलेटिव में जाओगे तो पुली को काय पे मान लोगे? रेस्ट पे। तो जो आदमी यहां बैठ जाएगी, मान लो तुम मच्छर बन के यहां बैठ गए, तो पुली के रिलेटिव में ये वाला ये धागा है ना, ये धागे की लंबाई तो उतनी रहेगी। मान लो ये 10 मीटर इधर है, 10 इधर है। अगर ये 2 मीटर धागा की लंबाई कम होगी तो ये 2 मीटर बढ़ेगी। अबे धागा थोड़ा ना बढ़ रहा है। पुली के रिलेटिव में जितना ये बॉडी ऊपर जाएगी उतना ही ये नीचे आएगी, पर पुली खुद भी नीचे आ रही है थोड़ा सा। अब आप सोचिए, 2 बॉडी है, ये पुली है, ये बॉडी आप टुकड़ों में चलाइए, पहले बॉडी को चलाइए फिर पुली को चलाएंगे। प्रोसेस दोनों हो रहे हैं, बॉडी भी स्लिप कर रही है और पुली भी नीचे आ रही है। दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। पहले ये दोनों बॉडी थी, ये 2 मीटर ऊपर गई, ये 2 मीटर नीचे आई। अभी पुली को नहीं चलाया हमने, तो ये 2 मीटर ऊपर गई, ये 2 मीटर नीचे गई, ठीक है, पर साइमल्टेनियस पुली भी चल रही है। अब आप थोड़ी देर के लिए बॉडी को रोक दो, क्योंकि ये 2 प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं और हम दोनों प्रोसेस को अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि क्या आएगा। तो 2 मीटर एक ऊपर गई, एक 2 मीटर नीचे आई। अब इसको स्लिप ना कराना, अब सिर्फ पुली को नीचे कर दो, 1 मीटर नीचे कर दो पुली को, कितना भी वॉटएवर, कुछ पुली का मोशन हो रहा होगा। 1 मीटर पुली को नीचे करोगे तो दोनों बॉडी 1 मीटर नीचे आएंगी। अब इसके बारे में सोचो, ये 2 मीटर ऐसे ऊपर गई थी स्लिप होने की वजह से,
अब पुली के मोशन की वजह से ये वाली 1 मीटर नीचे आ गई, तो एक्चुअल में नेट मूवमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। ये स्लिप होने की वजह से 2 मीटर नीचे आई थी, और पुली के नीचे आने की वजह से 1 मीटर और नीचे आ गई, तो इसका मूवमेंट कितना हुआ? क्या इक्वल है ग्राउंड के रिलेटिव में? इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है ना। अब बिना गणित के समझ आ गया कि नहीं? अभी 5-6 लाइन की गणित लगा देंगे, रो दोगे, सारा रिलेटिव मोशन वहीं पे लगा देंगे, पूरी काइनेमेटिक्स लगा देंगे, प्रूफ कर देंगे मैथमेटिकली, तो क्या बहुत बड़ा नेता बन जाओगे उससे? तुम उससे नेता तो नहीं बन नहीं जाओगे कि साहब की तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोषित कर दिए जाओगे। तो जहां मिनिमम शब्दों की जरूरत है, समझो इस बात को। इससे ज्यादा न्यूटन लॉ तुमको पढ़ लोगे किताबों में तुम, लेकिन कम शब्दों में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, सरलता पूर्वक समझा रहा हूं। इससे टफ नहीं लगेगा तुमको न्यूटन लॉ, नहीं तो कठिन लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों, अगर ये पुली फिक्स है तभी इन दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। एक्सेलेरेशन तो वैसे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक का ऊपर होता है, एक का नीचे होता है, ये मैं बता चुका हूं। वेक्टर है, इक्वल ना बोलना कभी, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। परंतु पुली के मोशन होने की वजह से मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, इसलिए A2 A3 अलग अलग माना है। समझ आई बात? और मैंने तो कह रखा है कंफ्यूजन हो तो अलग ही मानना, इक्वल होगा भी तो आ जाएगा, है ना। चलो अब क्या है, इसमें टेंशन T मान लेते हैं, इसमें T मान लेते हैं, इसमें 2T। अब आप न्यूटन लॉ लिखो, कंस्ट्रेंट लिखो, सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे बस। ना फाइंड आउट कैलकुलेट करना है, पूरा एक्सेलेरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है।
अरे नहीं यार, दिक्कत क्या होगी? ऊपर भी नीचे भी और ये वाला ये वाला नीचे का जैसे ए का इसका एक्सेलरेशन ए हो गया, या फिर इसका एक्सेलरेशन ए वन, ये भी ए वन पीछे गिरना चाहिए, तो ए टू प्लस ए वन होगा, ए टू माइनस इससे माइनस वही चल रहा है, तो चल रहा है यार, वही है बहुत देर से पूरी कभी कर लेंगे नीचे किसी एक्सेलरेशन से गिरेगी ना, तो वो एक्सेलरेशन जो गिर रहा हो उसमें ऐड है, जो ऊपर आ रहा है मंकी वाले क्वेश्चन में यही, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिया।
कहाँ मिस्टेक हो रही बताओ। सर जैसे पुली है हाँ तो पुली A1 नीचे तो आएगी दूसरी वाली पुली, हाँ आएगी। वो एक्सेलरेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा? क्यों होगा, जब हमने सब ग्राउंड के रिलेटिव में माना है सबका अलग से। ऐड क्यों होगा, जब हमने इसका अलग से मान लिया कि जो भी इसमें सब कुछ हो रहा है सब मान लिया, सब इंक्लूड कर लिया, तब A2 माना है। पुली का इफेक्ट, रेस्ट्रिंग का इफेक्ट सब इंक्लूड कर लिया, तब ये माना कि इसका ग्राउंड के रिलेटिव में A2 है, दैट्स ऑल। इसमें भी हमने ग्राउंड के रिलेटिव में माना है। ऑल द एक्सेलरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बिल्कुल बेवकूफी है तुम्हारे पास, ये मतलब बहुत गलत बात है। देखो ये ऊपर जा रही, चलो ये ऊपर जा रहा, क्या लिखेंगे 2t माइनस है ना, ये भी ऊपर जा रही है। ये नीचे जा रही है, क्या लिखेंगे इसके लिए और एक कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं, वो होगी T2TA1 TA2 माइनस TA3 इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन आराम सॉल्व कर डालो। बस यही से जो है आराम नहीं अरे तो उसमें क्या, इक्वेशन सॉल्विंग में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, करो। सर मेरी तीनों वैल्यूज आ गई बट बाय 29 में आई है। आएगी 29 में ही आएगी, बिल्कुल सही बात है। सर मैं सर देखा, एक यस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, बाकी दोनों की डायरेक्शन सेम। देखा, यस ने सॉल्व कर दिया, तुम लोग शर्म करो। आओ देखो, हम लोग क्या करते हैं, दो में ले आते हैं, दो में टेंशन एलिमिनेट कर लेते हैं, A1 A2 में रिलेशन ले आते हैं। तो आइए प्यारे देशवासियों, क्या करें, पहले इन दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं, एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें हमने ऐड किया तो 2t नहीं, ऐड क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं ऐसे करते हैं, 1 को 3 से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो इसको 2 से, अरे तो से एक आएगी, वो भी करेंगे, 2 करनी है। अब आ जाओ, थोड़ा देख लो। हमने किया इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 इंटू 2। 2t कैंसिल आउट हो गया, 6mg माइनस mg 5mg, 5mg इक्वल टू, ये 2 है 6ma3 ma1। यहां से आ गया 5g इज इक्वल टू 6a3 प्लस a1, इक्वेशन नंबर 1। 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। 2 और 3 को जब ऐड किया तो 2 और 3 में t से t कैंसिल, 3fg माइनस ये mg इज इक्वल टू 2ma2, m उड़ा दो, g इज इक्वल टू 2a2 प्लस 3a3। अब इन 3 इक्वेशन में से 2 ले आओ, A1 A2 में ले आओ। तो ऐसा करते हैं, ये A2 A3 की इक्वेशन है, A1 की वैल्यू A3 के टर्म में पुट करके यहाँ A2 A3 में ले आते हैं। तो 2A1 इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं A1 की वैल्यू। A1 है 5G माइनस 6A3 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा A2 माइनस 12 और माइनस 13A3 इक्वल टू माइनस 10G। एक ये हो गई A2 A3 में और एक ये हो गई A2 A3 में। 2A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू G। अब इसको कर दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3A3 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का, और 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 20 21G। तो A3 आ रहा है 21G डिवाइड बाई 29 आ रहा है ना। अब A3 आप पुट कर दीजिए तो A2 आ जाएगा।
फिर A2 A3 पुट कर दिए तो A1 आ जाएगा। A1 A2 A3 आ गए तो किसी में भी पुट करके टेंशन सेम निकाल। वैल्यू आ रही है हाँ सर, सेम वैल्यू आ रही है। तो है, मेहनत तो है यार इसमें, थोड़ा बड़ा सवाल है। आपको क्या लगा तुरंत आ जाएगा? तो क्या लगता है ये सवाल थोड़ा लेंदी है कि नहीं? लेकिन टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है कि नहीं बताओ? कैलकुलेशन, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, टाइम बर्बाद कर देगा ना। तो ब्रह्मास्त्र दे दें क्या इसके लिए? एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप टेंशन डायरेक्ट निकाल सकते हो। चाहिए? चलो आप बेसिक से सॉल्व करो इसको। पहले ऐसा, अरे यार कैलकुलेशन पूछ रहे हो, इसमें हमने भी कुछ कर दिया यार, ध्यान नहीं दिया है। इसमें पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड, इसमें मैंने क्या किया, यहां से इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन से A1 निकाल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 1 से निकाला है मैंने A1 विच इज 5G माइनस 6A3 और A1 यहां पुट कर दिया। तो do this। बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। अच्छा, कोई एक बच्चा A3 पुट करके इसमें टेंशन निकालो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं ताकत ब्रह्मास्त्र की। सर फ्रेम में नहीं आ रहा है। टेंशन कितना आ रहा है? चार और 6। A3 पुट करो, जरा टेंशन निकालो। सर हाँ सर फ्रेम में नहीं आ रहा बोर्ड ऊपर से। क्या बेटा, क्या कह रही हो सुप्रीत? सर फ्रेम में नहीं आ रही जो आपने लिखा है ऊपर। ऊपर वो तो मैंने अपने लिए लिखा था, एक शॉर्टकट एक लगाया था, कोई बात नहीं है। वो मैं कभी ट्रिक पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अभी बताया नहीं, अभी उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आ गया ना? देखा, अगर सोचो तुम्हें टेंशन डायरेक्ट पता चल जाता तो टेंशन यहां रख देते तो A1 डायरेक्ट आ जाता, यहां रख देते तो A2 आ जाता। क्या ये सब सॉल्व करना पड़ता? और इवन इसकी भी जरूरत ना पड़ती। जब टेंशन ही पता चल गया तो A1 अभी क्या है, अगर मैं सिर्फ A1 जानना चाहता हूं तब भी सब करना पड़ेगा। पहले क्या होता, टेंशन निकाल लिया, A1 निकाल लिया, खटाक से एक इक्वेशन लगाई, A1 अंदर, बाकी उसे मतलब ही नहीं है कि नहीं? बताएंगे कभी। बता देंगे लास्ट में, एंड में बता देंगे कैसे करते हैं। बिठा रहे भाई इसको। पहले आप ये करेक्ट पता करें, ये करके बताइए विदाउट सॉल्विंग कि कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे, सोच समझ के, आंख बंद करके नहीं।
ये ऊपर जाएगी, सही है। A2 है, कैसे देखेंगे बच्चों इसका, इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो अगर हम इसको रेस्ट पे मान लें तो 2t इक्वल टू 2mg आएगा, इसको अगर रेस्ट पे मान ले तो टेंशन mg हो जाएगा, और ये टेंशन mg इससे बड़ा होगा तो इसको ऊपर घसीट लेगा। इसका मतलब रेस्ट पे नहीं रह सकता, ये बॉडी नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी। अब आप A1 A2 निकालो, ये इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोनों बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिखोगे, एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। करो फटाफट करो। सर A2 की वैल्यू g/6 और A1 की वैल्यू g/3। करेक्ट है, ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ सर, और सर दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब जो मानी है ना वही रहेगी ना। यस सर। ये ऊपर जा रहे हैं तो t माइनस mg/2, ये नीचे आ रहा है, ये जो टेंशन है वो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है तो प्लस, और ये दोनों अपोजिट है तो इसको कैंसिल। चलिए आंसर, चलिए
ये फटाफट A1 A2 निकालिए, कहीं फ्रिक्शन नहीं, फटाफट निकालिए, सॉल्व करिए, फटाफट करिए। सर A2 की हो जाएगी G/5 और A1 की हो जाएगी 2/5। ठीक है। आगे आगे डांस लगा थोड़ा अरे ठीक है कोई बात। हेलो टाटा बाय बाय।